अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकॉनमी इन द पोस्ट वार एरा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकॉनमी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से वर्ल्ड बना, वर्ल्ड की इकॉनमी जो थी, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना, 19th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड हमने देखा। उसमें हमने एक और पीरियड ये भी देखा कि वार से पहले क्या सिचुएशन थी। फिर दूसरा हमने देखा कि इंटर वार पीरियड क्या था, कि वार के टाइम पीरियड में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, किस तरह से इकॉनमी रिकवर हो रही थी, वो सब कुछ हमने पढ़ा। ग्रेट डिप्रेशन भी पढ़ा। तो अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे तो 1935 तक हमने पढ़ा। अब क्या है कि अब रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकॉनमी पोस्ट वार एरा के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1935 के बाद में हमने देखा कि रिसेशन आ गया। इस रिसेशन के बाद में हमने क्या देखा कि वार खत्म हो गई थी, रिसेशन आ गया। रिसेशन के बाद में आपको क्या करना है, इकॉनमी को रिबिल्ड करना है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, पोस्ट वार एरा कहते हैं। मतलब कि लड़ाई खत्म होने के बाद में जो एरा चालू हुआ है, लड़ाई के बाद में जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, वो भी हमने पढ़ा कि जो आपकी बुक में ब्रॉड हेडिंग दी गई थी, रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकॉनमी पोस्ट वार एरा, ये ब्रॉड हेडिंग है। तो इसमें हम कुछ बेसिक डिटेल्स देंगे आपको कि सोसाइटी क्या थी उस समय पे। तो और भी फैक्टर्स वो हम सेकंड टॉपिक में, सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो कि अगर हम देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड से पढ़ेंगे तो सेकंड वर्ल्ड वार जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 2 डिकेड्स के बाद हो गया। गोया कि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, ट्रीटीज कंक्लूड हुई थी 1919 में। तो उसके बाद 2 डिकेड्स 20 ईयर्स के बाद में हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। तो दैट लास्टेड फॉर 6 ईयर्स। जो सेकंड वर्ल्ड वार था ये 1939 में स्टार्ट हुआ एंड अप टू लास्टेड फॉर 6 ईयर अप टू 1945 तक। तो यहाँ तक आपने पढ़ा ये कि 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में खत्म हुआ। वो सिर्फ 4 साल तक चला। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6 साल तक सेकंड वर्ल्ड वार चला, अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज थी, सेकंड वर्ल्ड वार किस किस के बीच में हुआ था, आपस में कौन लड़ रहे थे, कि लड़ाई कौन कर रहे थे। तो एक तरफ हम देखते हैं एक्सिस पावर्स थे, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलाइज पावर्स थे। तो अलाइज पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे, लेकिन एक्सिस पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेंट्रल पावर्स के नाम से जाना जाता था, वो पावर अब एक्सिस पावर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ चेंजेस भी आ गई, कुछ कंट्रीज इसमें रिप्लेस हो गए एक्सिस पावर्स में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसको हम क्या कहते थे, सेंट्रल पावर्स। इसमें अलग कंट्रीज थे, वो मैंने आपको बताया था। एलाइज पावर सेम वही था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इसमें कुछ कंट्रीज रिप्लेस हो गए थे। तो एक तरफ एक्सिस पावर लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अलाइज पावर्स के खिलाफ। तो एक्सिस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी, एक्सिस पावर्स में नाजी जर्मनी आता था, जापान आता था और इटली आता था। ये किन के खिलाफ लड़ रहे थे, अलाइज पावर्स में उस वक्त ब्रिटेन था, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। तो यूएस ने लेटर ऑन एंट्री की थी। तो अलाइज पावर्स में हमने भी देखा कि अलाइज पावर्स में कौन है। लास्ट पे हम देखते हैं कि यूएस ने एंटर किया था, ज्वाइन किया था अलाइज पावर्स के साथ। तो यूएस जो है ये वो हमने पढ़ा ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही पहले इसने पार्टिसिपेट की थी, और ना सेकंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो लेटर ऑन यूएस ने पार्टिसिपेट किए थे। क्यों यूएस ने पार्टिसिपेशन की थी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में? फर्स्ट का हमने पढ़ा था, अब सेकंड वर्ल्ड वार में उसने क्यों पार्टिसिपेट की थी?
तो जिस वक्त वार चल रहा था यूएस ने डिक्लेयर किया कि यूएस जो है ये न्यूट्रल था, ये ना एलाइज पावर्स को सपोर्ट करता था ना एक्सिस पावर्स को सपोर्ट करता था। लेटर ऑन हमने देखा कि जापान जो था, जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। वहाँ जो यूएस के नेवी शिप्स जो थे वहाँ पे उनके जो सोल्जर्स थे 2500 सोल्जर्स, तो जापान ने उन पर अटैक किया था। नियर अबाउट 2200 यूएस सोल्जर्स वर किल्ड इन द पर्ल हार्बर, जिस पर जापान ने अटैक किया था। बाद में फिर यूएस ने एंट्री की थी और ज्वाइन किया था अलायंस पावर्स के साथ। जब यूएस ने पार्टिसिपेट किया था तब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी सेकंड वर्ल्ड वार में गेम जो है ये पलट जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सिस पावर्स के जो लीडर्स थे, नाजी जर्मनी का लीडर उस समय था हिटलर, और इटली का था मैसोलिनी, बेंटो मैसोलिनी। जापान में मिलिट्रिज्म चल रहा था। तो अब हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो इम्पैक्ट्स थे सेकंड वर्ल्ड वार के वो बहुत ज्यादा भयानक थे, क्योंकि जो वार था, वार वेज्ड फॉर 6 years on many fronts, many places, over land, on sea and in the air. और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो मेनली फाट हुआ था यूरोप में, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार जो था ये बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ा गया था। मैनी फ्रंट्स मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मैनी फ्रंट्स यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है कि जो एक तो यूरोप में लड़ाई चल रही थी, दूसरा हम देखते हैं कि एशिया में भी लड़ाई चल रही थी, अफ्रीका में भी लड़ाई चल रही थी। एशिया में जापान म्यांमार के बॉर्डर तक पहुंच गया था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफ्रीका में जो अलाइज पावर्स और एक्सिस पावर्स के जो कॉलोनीज थी वहां पे भी वो अब आपस में लड़ रहे थे। तो एशिया में भी लड़ रहे थे। तो पूरे एंटायर वर्ल्ड में ये आपस में इस वक्त उस समय पे लड़ रहे थे। जो इनकी कॉलोनीज थी वो भी अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां तक आपको समझ में आया कि मैनी फ्रंट्स क्या है। उसके बाद ओवरलैंड की जमीन पे भी लड़ी गई थी, ऑन सीज समंदरों में भी, मतलब कि समंदर में सबमरीन जो शिप्स वगैरह वो भी उन्हीं का सहारा लेते थे और आपस में लड़ रहे थे। इन एयर के, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि नए वेपन जो हैं वो डेवलप हो चुके थे। तो इन रियल सेंस अगर देखा जाए, सेकंड वर्ल्ड वार वाज रियली द वार। जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था इट वाज रियली द वार। तो क्यों? उसमें हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार प्रूव्ड मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार जो था इट प्रूव्ड मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें हम देखते हैं एनॉर्मस लॉस हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार में। नियर अबाउट 60 मिलियन पीपल बिलीव टू हैव बीन किल्ड। गोया कि वो 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी उस समय उनकी डेथ हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर बात करें उसमें 9 मिलियन की डेथ हो चुकी थी और 20 मिलियन जो है वो वाउंडेड हुए थे। तो उस वार में हम देखते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो डेथ्स थे दे टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड्स। जो डेथ्स वहां पे हुई थी वो कहां पे हुई थी? बैटलफील्ड्स में नहीं, बैटलफील्ड्स के आउटसाइड में भी डेथ्स हो रही थी, कैजुअलिटीज हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वार में। तो सेकंड वर्ल्ड वार में हम देखते हैं जो नंबर ऑफ सिविलियंस थे वो डाइड हुए थे ड्यू टू वार। मतलब कि जो कैजुअलिटीज हुई थी इनमें से ज्यादा सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई थी। वो सिविलियंस की कैजुअलिटी क्यों हुई थी? वो जंग लड़ने के लिए निकल गए थे? नहीं। तो फिर इनकी डेथ कैसे हो गई? तो जब हम देखते हैं कि सोल्जर से ज्यादा अब सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। तो रिलेटेड कार वाज मोर देन सोल्जर्स। तो कैसे सिविलियंस की डेथ हो चुकी थी ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वार में, वो हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार में हम एक और स्टेप देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स वर यूज्ड, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फर्स्ट वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए गए थे, तो सेकंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए गए थे। न्यूक्लियर बम्स वर यूज्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वार। दिस बम्स वर ड्रॉप्ड ऑन द जापान, क्योंकि जापान के जो फोर्सेस थे वो काफी लड़ाकू थे, वो आगे पीछे नहीं देख रहे थे
उनके सामने जो भी आता था ये लोग इनको टपकाते थे। इनको वहां पे इन्होंने पीरल हार्बर पर भी अटैक किया था। वहां पे इनको लगा कि शायद यूएस की जो फोर्स है हमें दूसरी जगह पे जाने से शायद रोक देंगे, तो उन्होंने ऐसे ही उसको टपका दिया था। तो उस तरह हम देखते हैं कि बाद में यूएस ने भी एंटर की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो फाइनली सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1945। तो 1945 में कैसे एंड हुआ था? जब यूएस ने एटमी हथियार इस्तेमाल किया था जापान पर। उसने 2 बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। तो एक सिटी का नाम था हिरोशिमा, जिस पे पहले एटम बम ड्रॉप किया गया था 6 अगस्त 1945 में। हिरोशिमा पे ये बम ड्रॉप किया गया था। और दूसरा बम उन्होंने 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे अटैक किया था। तो दीज 2 bombs were dropped on the beautiful cities of जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो वार है वो खत्म हुआ था 1945 में। अब जब बम ड्रॉप हुआ था वो सिर्फ सोल्जर्स को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, वहां पे जितने भी हो, सिविलियंस हो, बिल्डिंग्स हो, वहां पे उस पर भी ये लोग डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा सिविलियंस की कैजुअलिटीज क्यों देखने को मिलती हैं, वो उस वक्त हम देखते हैं ज्यूज जो था इनकी प्रोसिक्यूशन हुई थी नाजी जर्मनी में। ज्यूज प्रोसिक्यूशन इन नाजी जर्मनी में। तो अगर आपको याद होगा 9th में मैंने पढ़ाया था राइज ऑफ नाजिज्म, हिटलर वाला टॉपिक जो ये चैप्टर जो था, उसमें हमने देखा कि हिटलर ने किस तरह से कंसंट्रेशन कैंपस बनाए थे वार के दौरान। तो ज्यूज को वहां पे खत्म कर दिया, उनको मार डाला। तो लड़ाई अलग लड़ रहा था जर्मनी, तो फिर क्या हुआ था, बाहर लड़ रहा था तो दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में वर्ल्ड वार के नाम पे क्या कर रहा था जर्मनी? सारे जो ज्यूज वहां पे थे इनको किल किया गया था, जो कि मैंने पहले बताया 9th में मैंने पढ़ाया था। वो भी एक कारण था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सिविलियंस थे उनकी डेथ ज्यादा हुई थी। तो कैजुअलिटीज हम देखते हैं 60 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी। उसमें हम देखते हैं ज्यादातर जो कैजुअलिटीज हुई थी वो सिविलियंस की हुई थी। उसका कारण ये भी था, एक तो ये कारण था कि न्यूक्लियर वेपन्स वायर यूज्ड, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो एक बम जो है उन्होंने हिरोशिमा पे ड्रॉप किया था 6 अगस्त 1945, और दूसरा जो है नागासाकी पे डाल दिया था। जो 6 अगस्त उन्होंने बम ड्रॉप किया था हिरोशिमा पे, उसमें हिस्टोरियंस लिखते थे कि नियर अबाउट 70,000 पीपल वायर किल्ड। उनकी सिर्फ डेथ ही नहीं हुई थी उस बम ड्रॉप करने से, तो बल्कि जो वहां पे जो बॉडीज थी वो बाप की सूरत में खत्म हो गए थे, हवा के साथ उड़ गए थे। तो दूसरा हम देखते हैं कि अब जो 1945 में जो बम ड्रॉप किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, कोड नेम लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त को डाला था। और जो 9 अगस्त को डाला था उसका नाम था फैट मैन। तो ये 2 बॉम्ब्स उन्होंने वहां पे ड्रॉप किए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वायर डिवास्टेटेड। अब जब बम ड्रॉप हो गया था वहां पे तबाही मचती है। वो सिर्फ सोल्जर्स को किल नहीं करते हैं, वो सिविलियंस को भी किल करेगा, वो वहां पे डिस्ट्रक्शन भी करता था। यूरोप और एशिया के अलग अलग जो पार्ट्स थे, लोगों के वहां पे घर थे, बिल्डिंग थे, वहां पे जो भी रेजिडेंशियल हाउसेज थे, जो रेजिडेंशियल हाउसेज वहां पे होते थे वो तबाह कर दिए गए। तो कैसे, जब बम्बार्डमेंटो होती है ऊपर से, जब एरियल बम्बार्डमेंटो होगा, मतलब कि जो एरोप्लेन के जरिए से ये लोग बम्स वगैरह ड्रॉप कर रहे थे, मिसाइल फेंक रहे थे, तो वो पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल हाउस वगैरह जितने भी वहां पे हो, जो भी वहां पे हो, उसको तबाह करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिवास्टेशन देखने को मिलते हैं जो हो रही थी वहां पे रेजिडेंशियल एरियाज में भी, और बैटल फील्ड में भी इसी तरह से डेथ हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रही थी, डिवास्टेशन हो रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक डिवास्टेशन आ गया। अब जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ
एशिया एंड यूरोप ये भी डेवास्टेटेड हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवास्टेशन आ गई थी। ये इकोनॉमिक डेवास्टेशन क्या होती है, इकोनॉमिक डेवास्टेशन किस सेंस में, अब देखिए क्या होता है। वार टाइम पीरियड में हम जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज जो हैं, पूरे इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज कर रहा था। अब लड़ाई चल रही थी तो लोग इंडस्ट्रीज कैसे चलाएंगे, ये किसी को पता है कि बम कहाँ पे गिरेगा। कहीं अगर ये बम उसी इंडस्ट्रीज पे गिर गया तो अब हो गया भाई ये लो प्रोडक्शन, कि वहां पे जितने भी ये वर्कर्स हो गए तो उनकी डेथ हो जाएंगे। तो उस समय हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो थी वो भी बंद रही थी। तो इंडस्ट्रीज वगैरह जब बंद पड़ गए थे तो उसमें हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवास्टेशन आ गया, गोया कि इकोनॉमी जो है वो डाउन की तरफ उस वक्त जा रही थे। तो ट्रांसपोर्टेशन रूट जो था उनको भी डिस्टर्ब कर दिया गया, क्योंकि बम्बार्डमेंट हो रहे थे। अब ये लोग इधर से उधर नहीं जा रहे थे। बहुत लंबे समय तक शटडाउन रहा था, जिस तरह हम आज देखते हैं कोविड-19 से शटडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ। तो उसी तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डिवास्टेशन आ गया। तो 1945 में वार के जरिए से इकोनॉमिक डिवास्टेशन आ गया और 2020 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा कोविड-19 की वजह से, क्योंकि इस वक्त जो है पूरा बिजनेस जो है ये बंद पड़ा है। तो जो भी शेयर मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट हैं, वो भी बंद रहा था 3-4 महीनों से। तो अब देखिए क्या होता है, इकोनॉमिक डिवास्टेशन के बाद सोशल डिवास्टेशन भी हुई थी। ये सोशल डिवास्टेशन क्या है, जैसे आप देखेंगे कि सोशल डिवास्टेशन यह है कि आप किसी फैमिली में रहते हो, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां सब इकट्ठे रहते हैं, लेकिन लड़ाई के चलते क्या होता है, तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो रेफ्यूजीज की तरफ 2-4 मेंबर इस तरफ भागते हैं, 2-4 मेंबर उस तरफ भागते हैं, 2-4 मेंबर इस तरफ दूसरी तरफ भागते हैं। तो इस सेक्शन में भी हम देखते हैं कि जो सोशल सेटअप होता था, जो सोशल डिवास्टेशन हो रही थी उस समय में, कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी इधर इधर कुछ इधर हो गए कुछ उधर हो गए अपनी जान बचाने के लिए। तो नतीजा ये निकला कि जो सेकंड वर्ल्ड वार से हम पढ़ रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वार किस किस के बीच में हुआ था, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स रह गए थे। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो रहा था वो भी बहुत डीप रहा था। नियर अबाउट 13 ट्रिलियन 84 बिलियन 90 मिलियन करोड़ ऑफ रुपीज वार स्पेंड ऑन द सेकंड वर्ल्ड वार। तो उस वक्त में हम देखते हैं कि अब जो वर्ल्ड वार खत्म हो गया था वो यूएस की मदद से खत्म हुआ था। उस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक्सिस पावर्स ने पहले खूब धुलाई की थी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन की। तो जिस तरह हम देखते थे कि सेंट्रल पावर्स ने पहले इनकी धुलाई की थी, तो इसी तरह बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूएस ने पार्टिसिपेट किया, फिर वार खत्म हुआ था। तो इसी तरह एक्सिस पावर्स भी आज सेकंड वर्ल्ड वार में अलाइज पावर्स की धुलाई कर रहा था। तो लेटर ऑन जब यूएस ने एंट्री की थी तो गेम जो है वो पलट गई। तो अब फाइनली जो है सेकंड वर्ल्ड वार अलाइज पावर्स ने जीता था। उस वक्त हम देखते हैं कि हिटलर ने भी सुसाइड किया था, उन्होंने जापान को डिस्ट्रॉय किया था, तो इटली को भी उन्होंने डिफीट की थी। तो ये था अबाउट सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पार्ट सेकंड में इसका हम पढ़ेंगे फर्दर फैक्टर्स क्या थे इसके, कि मजीद जो इस टॉपिक का रहा था वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।